नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। और यहाँ किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, कि यहाँ किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, अपनी दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, अपनी दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास लेकर। आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बातें करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बातें करेंगे। बिल्कुल सीरीज में मैंने आपको सारा सिलेबस पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी की, बिल्कुल पहली क्लास से आप देखो लगभग 25-26 क्लास आपके पास आ चुकी हैं। अभी आपकी हिमालय के बाद मैंने रिवर स्टार्ट करा रखी है, नदियां शुरू करा रखी हैं, जिसमें हमने गंगा पढ़ ली है और गंगा के बारे में पहले बातें की थी, फिर सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु के द्वारा बनाए जाने वाले दोआब और सिंधु की कहानी, और आज बात करेंगे सिंधु नदी के इस अपवाह तंत्र के बारे में, या सिंधु नदी सिस्टम जो आपका इसका ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में बातें करेंगे। और फिर आगे आपकी क्लास आएगी, इससे आगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, पढ़ाई करते रहो। 3 सीरीज चला रखी है आपके लिए, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक स्टैटिक जीके और एक आपका रिवीजन बैच चला रखा है पूरी जीएस का। ठीक है, और मैंने आपको बातें बताई है कि सारा ही खेल किसका है, सारा ही खेल है ना आपकी सोच का है। आप अपनी सोच को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। सारा ही खेल किसका है, सोच का है। लास्ट में आपको एक इस सोच के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा जब वीडियो खत्म होने को होगी। उससे पहले वीडियो पूरी देखो, साथ के साथ नोट्स बनाओ, ये चीजें सारी समझ में आएंगी। आप सोचोगे कि सर कैसे समझ आएगा ये, मैं साथ के साथ इसको अब डिक्टेट करता चलूंगा, इसीलिए मैंने पहले बनाया है कि ताकि आपको जल्दी से इसके बारे में बातें बता दूं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, 100% समझ में आएगा, गारंटी है मेरी इस बात की। तो चलो इससे समझाता हूं आज आपको क्या कुछ कहानी है। तो देखो, जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु, और अपने आप में काफी लंबी नदियों में काउंट होती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, सिंधु नदी कैलाश रेंज पर, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है, और यहां पर एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास एक स्थान है बोखरचू, बोखरचू नाम का एक स्थान है, वहां से ओरिजिनेट होती है सिंधु नदी। और ऐसे पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, मेरी बातें ना सुनते चलो, सारी चीजें समझ में आएंगी। सुन रहा है ना तू, हाँ आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आएंगी, ध्यान से सुनते रहो बस बातों को। तो सिंधु नदी यहां से ओरिजिनेट होती है, फिर भारत में एंट्री करती है दमचौक से। भारत में एंट्री करती है कहां से, दमचौक से। ये दमचौक कहां पड़ेगा, ये लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर भारत से एग्जिट करती है कहां से, चिल्लास से, चिल्लास से एग्जिट करती है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और फिर यहां से आती है और यहां पर है ना कराची के समीप सिंधु का मुहाना है, और यहां कराची के समीप ये किसमें, अरेबियन सी में जा गिरती है। ये सिंधु का ट्रैक बता दिया मैंने मोटा मोटा। अब बातें आई, सिंधु है ना, देखो ऐसे बह रही है सिंधु, ऐसे बह रही है। तो जब ऐसे बह रही है पश्चिम की ओर, तो जो ऊपर से जो नदियां आके मिलेंगी सिंधु में, वो इसकी दाएं तट वाली सहायक नदियां हो जाएंगी, यानी कि वो हो जाएंगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाएं तट वाली सहायक नदी। और जो ये नीचे से जाके मिल रही हैं, ये हो जाएंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये हो जाएंगे इसकी बाएं तट वाली सहायक नदियां। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको देखते हैं जो ऊपर वाली हैं, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे जो दाएं तट वाली या जो राइट बैंक वाली सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, या 16 हाथ वाली जो सहायक नदी है, उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर के आगे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर, और रीमो ग्लेशियर को कहा गया है टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि ये सियाचिन के बिल्कुल मुंह के आगे है, बिल्कुल सियाचिन के सामने ही है, साथ में ही है। तो यहां से रीमो से एक नदी निकलती है श्योक, श्योक नदी, जो आके मिल जाती है सिंधु में, और सियाचिन से एक नदी निकलती है नुब्रा, नुब्रा आके मिल जाती है श्योक में। यानी कि नुब्रा सहायक है श्योक की और श्योक सहायक है सिंधु की। इतनी सी बातें याद रखोगे,
कमेंट करके आपने मेरे को यह बताना है। क्वेश्चन रहेगा आज आपका कि सियाचिन ग्लेशियर को जीतने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया और कब चलाया, इतनी सी बातें याद रखनी है, ठीक है। सियाचिन की कहानी जब मैंने हिमालय आपको पढ़ाया था तो भी बताई थी, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर एक नदी इसमें आके मिलती है हुंजा। हुंजा इसमें सिंधु में, ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनका ओरिजिन याद नहीं रखना और इनका मीटिंग प्लेस भी याद नहीं रखना। जो बातें हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, वो यहां से पूछे जाएंगे। ये सारी बातें हम करेंगे डिटेल में। आगे यहाँ पे सांदूर लेक पड़ती है, पीओके में सांदूर लेक। सांदूर लेक से एक नदी आती है गिलगित, जो इसमें आके मिल जाती है। क्लियर है कहानी। फिर आगे जाती है सिंधु, यहां से एग्जिट कर जाती है चिल्लास से, और फिर यहां पर है ना हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत वही है जो हिमालय है। हिमालय को अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना गया है। यहां से एक नदी आती काबुल, और काबुल नदी आके सिंधु में मिल जाती है। अब काबुल में दो नदी आके मिलती हैं, एक कुनार आके मिलती है और एक स्वात आके मिलती है, दोनों आके मिलती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, इधर तो स्वात नदी हो गई, इधर कौन सी हो गई काबुल, और इधर हो गई सिंधु। तो यहाँ पे एक दोआब जैसी स्थिति नहीं बन गई। मैंने आपको दोआब पढ़ाए थे पिछली क्लास में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जब बातें बताई थी, सिंधु नदी की कहानी जब बताई थी तब बताई थी। तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र बन गया है, फर्टाइल एरिया है ये बहुत ज्यादा, इसीलिए ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसीलिए इसको पाक का स्वर्ग कहा जाता है। इसको कहा जाता है हेवन ऑफ पाक। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी की घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा गया है? स्वात नदी की घाटी को। ये रही स्वात नदी, अलग से दिखाई है मैंने रेड मार्कर से कि स्वात नदी की घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा गया है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं लिख लिया करो कहीं ना कहीं नोट्स में अलग से, जो मैं यहां पर नहीं लिखता हूं और बताता हूं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको वर्बली बताई जाती हैं, ठीक है, लिख लिया करो। समझ में आई? ये डंडा ऐसा ही नहीं ले रखा आज मैंने, ठीक है, लिख लिया करो सारी बातें। उसके बाद फिर यहां पर ये आगे चलती है, सिंधु नदी आगे चलती है। जैसे ही आगे चलती है एक सुलेमान पर्वत है, और सुलेमान पर्वत वही है जो हिमालय है, यानी कि हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना गया है। और यहां से एक नदी आती है गोमल, और गोमल भी इसमें आके मिल जाती है। और फिर गोमल की दो सहायक नदियां कुंदार और जोब, कुंदार और जोब, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं। यहां तक की कहानी हो गई सिंधु की, पूरी कहानी हो गई राइट बैंक की। अब बीच में यहां पर ये एक दर्रा पड़ता है, यहां पर ये एक दर्रा पड़ता है, ये दर्रा, इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। ये खैबर दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खैबर दर्रा है ना, किसके वो किससे जोड़ता है? ये इधर पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है खैबर दर्रा, खैबर पास। और जब भारत और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र थे तो भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता था आपका खैबर दर्रा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। यहाँ पर और भी दो दर्रे हैं, एक खैबर है, एक भोलन है, एक गोमल है। लिख दूं मैं ये बातें, एक खैबर है, एक भोलन दर्रा है, एक गोमल दर्रा है। छोटे छोटे ये भी दर्रे यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद अब ये सिंधु की राइट बैंक की सारी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। समझ में आ रही है तो चीजें जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके। उसके बाद अब यहां से चलते हैं। पहली नदी ये झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलुज है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप एक झील पड़ती है जिसका नाम है शेषनाग। शेषनाग झील से ओरिजिनेट होती है और ऐसे पश्चिम की ओर बहती है। और झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता। और झेलम नदी के तट पे ही जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और श्रीनगर कैसी राजधानी जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है। मैंने आपको याद करवाया था कि जैसे जम्मू और जैसे जाड्डे, यानी कि जम्मू कश्मीर की जाड्डे की जो राजधानी है, और जाड्डे को बोलते हैं हमारे यहाँ पे क्या, अरे जाड्डे को तो क्या बोलते हैं, जाड्डे तो देसी भाषा में बोलते हैं भाई साहब, जाड्डे को बोलते हैं विंटर, यानी कि विंटर कैपिटल है जम्मू, जैसे जम्मू जैसे जाड्डे। और एस से श्रीनगर और एस से समर, यानी कि समर कैपिटल है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की। तो इसी नदी के तट पे स्थित है। जैसे ही आगे चलते हैं, इस नदी के तट पे ये वुलर झील, वुलर झील, वुलर झील के बारे में मैंने बातें आपको बताई थी। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और किस प्रकार की झील का उदाहरण है? गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर, गोखुर झील कैसी होती है? मैंने बताया था आपको, जब नदी ऐसे चलती है झूम झूम के, तू नागिन नागिन में स्पेरा, ऐसे जब चलती है तो ये स्थान को छोड़ जाती है, मैदानी भाग में चलती है ना जब ऐसे, तो ये जो भाग है, ये जो आकार है, ये गाय के खुर जैसा बन गया। ओक्स बाउ,
लेक बोलते हैं इसको, गाय के खुर जैसा इसका आकार बन गया, इसीलिए वुलर को बोलते हैं गोखुर झील। तो गोखुर झील का उदाहरण है वुलर, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे। और झेलम नदी फिर आगे जाके देखो, यहां पर आप देखते होंगे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। अगर पूछ ले कहां से कहां तक बहती है, मुजफ्फराबाद से मंगला तक बहती है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र की जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहती है। कौन सी? झेलम। हालांकि बहती सतलुज भी है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। सतलुज है ना आपकी फिरोजपुर से फाजिल्का तक बहती है, लेकिन ये कम दूरी तय करती है, ये ज्यादा दूरी तय करती है। अगर दोनों ही आंसर आपके पेपर में दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो झेलम पर जाएंगे सबसे पहले। अगर झेलम नहीं है तो फिर आप सतलुज पर जाएंगे। ठीक है। और अनंतनाग से लेकर बारामूला तक झेलम नदी बिल्कुल समतल मैदान में प्रवेश करती है, यानी कि इसमें राफ्टिंग की जाती है। झेलम नदी में कुछ नौका चलाई जाती हैं जिन्हें सिकारा या बजरे कहा जाता है, सिकारा या बजरे कहा जाता है। और फिर झेलम एग्जिट हो जाती है भारत से और जाके मिल जाती है इस नदी में। इस नदी का नाम क्या है? चेनाब। चेनाब में जाके मिल जाती है झुंग में, झुंग या तरुईमू में जाके मिल जाती है झेलम। उम्मीद करता हूं झेलम की बातें आपको समझ में आई होंगी। चलो अब अगली कहानी लेते हैं चेनाब की। चेनाब नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? देखो हिमाचल प्रदेश राज्य है, बारालाचा दर्रा है और वहां पे लाहौल स्पीति नाम का जिला है। वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी चेनाब नदी, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी चेनाब नदी। और चेनाब नदी है ना, दो धाराओं से मिलके बनी है, एक चंद्रा और एक भागा, इसीलिए चेनाब नदी को चंद्र भागा नदी के नाम से भी जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है केलांग के समीप तंडी, तंडी नामक स्थान पर ये दोनों मिलती हैं और फिर इसका नाम चंद्रभागा या चेनाब हो जाता है। और चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी, अस्किनी या इस्कमती भी इसको बोलते हैं, किसको? चेनाब को। और फिर चेनाब आगे जाती है, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, जम्मू कश्मीर में जाती है और जम्मू कश्मीर में इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है रियासी में। ठीक है, जिसको कोंकण रेलवे बना रहा है, जिसको कोंकण रेलवे बना रहा है। ठीक है, सबसे ऊंचा ब्रिज 359 मीटर समथिंग उसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद चेनाब आगे चली जाती है। अब चेनाब को यहीं पे छोड़ दो, फिर अगली नदी लेके आओ। अगली नदी है रावी। रावी नदी कहां से आती है? देखो हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है रावी। और रावी का पुराना नाम है पुरुषणी या इरावती, पुरुषणी या इरावती, यहां से ओरिजिनेट होती है। और फिर रावी नदी आगे चली जाती है। और रावी नदी भी एक्चुअल में दो धाराओं से मिलकर बनी है, भांगेल और दंतागिरी। अगर पूछ ले भांगेल और दंतागिरी, यहां पर नहीं लिखी मैंने बातें, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम था, आपके पास स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखी है, तो सुन लो मेरी बातें। भांगेल और दंतागिरी दो धाराओं से मिलकर बनी है रावी, जिसका पुराना नाम पुरुषनी या इरावती है। और एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे बहती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर बहती है, सीमा पर बहती है। ठीक है, कौन सी? आपकी रावी नदी। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है ना यमुना नदी, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो आपने नोट भी किया होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे ही पंजाब खत्म होता है जम्मू कश्मीर शुरू होता है, बीच में एक बहुत चौड़ी नदी आती है, यही तो वो नदी है रावी। ठीक है, और रावी नदी एग्जिट कर जाती है फिर भारत से और फिर जाके मिल जाती है चेनाब में। चेनाब में कहा मिलती है? मुल्तान या सराय सिंधु के मैदान में, मुल्तान या सराय सिंधु के मैदान में जाके मिल जाती है, किससे? चेनाब से। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले, आपसे यहां दो प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो गए। चेनाब की दो सहायक हो गई, ऊपर से झेलम नीचे से रावी। तो झेलम चेनाब की कैसी सहायक है? राइट बैंक वाली सहायक है, यानी कि दाएं तट वाली सहायक है। और जो रावी है वो चेनाब की कैसी सहायक है? वो लेफ्ट बैंक वाली सहायक है, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बाएं तट वाली सहायक है। इतनी सी बातें याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद पानी पी लेता हूं भाई साहब एक बार। ठीक है, चलो फिर अगली नदी आई व्यास। व्यास नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश राज्य है, व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग दर्रे के समीप पड़ता है ये व्यास कुंड। जिला पूछ ले तो कुल्लू है,
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है व्यास, और व्यास नदी का पुराना नाम है विपासा, विपासा, और साथ में इसका दूसरा नाम है अर्जिकिया, अर्जिकिया, ये भी बात आप याद रखेंगे। और ये कहां से बहती है? हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, पंजाब में बहती है। और व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र की जो वफादार है, जो वफादार है, यानी कि बाकी सारी की सारी कैसी हैं? बाकी सारी की सारी बेवफा हैं। समझ में आई है कहानी? बेवफा क्यों है? सारी पाकिस्तान जा रही है, आप देखो तो ध्यान से, सारी जा रही है पाकिस्तान। हमारे भारत में अकेली नदी है व्यास, तो व्यास को वफादार कह सकते हैं ना। तो व्यास नदी, क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो भारत में ही रहती है या जो पाकिस्तान नहीं जाती, तो कौन सी? व्यास। व्यास का पूरा नाम विपासा या अर्जिकिया। बात आई व्यास नदी कहां पर मिलती है, किससे मिलती है? तो देखो पीछे से एक नदी आ रही है सतलुज, तो सतलुज नदी में मिल जाती है। कहां पे मिलती है? कपूरथला के समीप मिलती है। कपूरथला के समीप एक बैराज बनाया है जिसका नाम है हरीके बैराज। क्वेश्चन पूछा गया है हरीके बैराज किन दो नदियों का संगम है? ऑप्शन रहेगा सतलुज और व्यास का, ऑप्शन रहेगा आपका सतलुज और झेलम का, या व्यास और रावी का। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में, तो आपका आंसर बन जाएगा कि सतलुज और व्यास का संगम है हरीके बैराज। और ये हरीके बैराज से जनाब एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के लिए निकाली गई है। पश्चिमी जो जिले हैं राजस्थान के और जो पाकिस्तान से टच कर रहे हैं, जो शुष्क राजस्थान है, जैसे आपका बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, इनके लिए यह नहर निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणाली है, विश्व की सबसे विशाल नहर सिंचाई प्रणाली है आपकी इंदिरा गांधी नहर, यानी कि किसी भी नहर से इतने बड़े स्तर पर सिंचाई नहीं की जाती। ये नहर कब निकाली गई है? 1958 में इसका उद्घाटन किया है, और उद्घाटन किया है गोविंद वल्लभ पंत जी ने। गोविंद वल्लभ पंत कौन रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और 1958 के दौरान ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर थे, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर इन्हीं के नाम से। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कमेंट करके बताओगे किस राज्य में पड़ती है और किस जिले में पड़ती है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गया आज का, जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके, ठीक है। ऐसे ही नहीं पढ़ना है, मेरे को जवाब जरूर देने हैं कमेंट करके, ठीक है, ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आई है ना कहानी, जरूर बताया करो, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे से देखो यहां से नदी आती है सतलुज, इससे ऊपर सारी नदियों की कहानी कंप्लीट हो गई है। यहां से नदी आती है सतलुज, देखो सतलुज नदी, सतलुज नदी कहां से आती है? सतलुज नदी आती है मानसरोवर झील है, मानसरोवर कैलाश रेंज के ही समीप पड़ती है मानसरोवर झील। और यहाँ पे एक झील है राकसताल झील, राकसताल झील से ओरिजिनेट होती है नदी जिसका नाम है सतलुज, और सतलुज का पुराना नाम है स्तुद्री, स्तुद्री। और सतलुज नदी का तिब्बती नाम क्या है? लांगसेन खंबान, लांगसेन खंबान, ये उसका पुराना नाम है, ठीक है। पुराना नहीं, ये तिब्बती नाम है, ठीक है। ये तिब्बत में पड़ता है सारा इलाका आपका। और फिर ये सतलुज नदी यहां पर प्रवेश करती है, यहां पर प्रवेश करती है भारत में, हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। जिला है आपका किन्नौर, किन्नौर जिले से एंट्री करती है। और एक दर्रा है, दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसीलिए सिपकिला दर्रे को गेटवे ऑफ सतलुज के नाम से जाना गया है। गेटवे ऑफ सतलुज या सतलुज का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा गया है? आपका आंसर रहेगा सिपकिला दर्रे को कहा गया है। और यहां पर सतलुज नदी एक गार्ज का भी निर्माण करती है जिसका नाम है सिपकिला गार्ज, जिसका नाम क्या है? सिपकिला गार्ज। अच्छा गार्ज क्या होती है? देखो सिंधु भी गार्ज का निर्माण करती है, ये रही बुंजी गार्ज। सुन लो बातें, जैसे नदी बह रही है, नदी ऐसे बह रही है और नदी के रास्ते में कोई मुलायम चट्टान आ गई, कोई सॉफ्ट रॉक्स आ गई, तो उसको बहा ले जाएगी और कुछ ऐसा वो निर्माण कर देगी, कुछ ऐसा निर्माण कर देगी, ऐसा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो इसको बोलते हैं वी आकार की घाटी, वी आकार की वैली बोलते हैं, वी शेप वैली। और इसका जो बड़ा रूप हो जाएगा उसको बोलेंगे क्या? गार्ज। और गार्ज का भी जो बड़ा रूप हो जाएगा उसको बोलते हैं कैनियन, कैनियन। ये कैनियन आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड कैनियन का नाम सुना होगा आपने, कोलोराडो नदी पे है अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा। तो कैनियन से छोटा होता है गार्ज और वी शेप वैली से बड़ा होता है। तो गार्ज का निर्माण करती है ये भी सिपकिला गार्ज का, कौन सी नदी? सतलुज नदी, सिपकिला दर्रे के समीप।
ये सभी गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, सबसे गहरा गार्ज है भारत का आपका बूंजी गार्ज। कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी बूंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, बूंजी नामक स्थान पर। कितना गहरा है? यानी कि ये गहरा है 5180 मीटर समथिंग समथिंग, 5180 मीटर। यानी कि गार्ज की कुछ परिभाषा अगर मैं और अच्छे से आपको बताऊं, यानी कि बहुत इतनी नीचे बहती है। ये बह रही है सिंधु, यहां से बह रही है सिंधु, ये ऐसे, और आप यहां से देखोगे तो 5000 मीटर नीचे सिंधु बह रही है। इसको गार्ज कहते हैं, बहुत गहरी बहती है। ठीक है, तो बूंजी गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की कहानी कुछ ऐसी है। सतलुज नदी के बारे में बातें करते हैं। क्या कुछ कहानी है सतलुज की कहानी? चलो, अब सतलुज नदी यहां से एंट्री करते हैं, और सतलुज नदी के तट पर दो फेमस शहर हैं पंजाब के अंदर। एक आपका फिरोजपुर शहर है और एक आपका शहर है लुधियाना। फिरोजपुर शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, और फिर सतलुज नदी यहां से एग्जिट कर जाती है पंजाब से, और जाके मिल जाती है, देखो किसमें, यहां पर कहानी समझो। ये आपकी नदी है चेनाब। चेनाब ने ऊपर से जल ले लिया झेलम का, और नीचे से जल ले लिया किसका? रावी का। आगे आई चेनाब, और चेनाब आके मिल गई किसमें? सतलुज में। यानी कि ये दोनों मिल गई। दोनों कहां पर मिली है? बहावलपुर नाम की जगह है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर मिलन हो जाता है सतलुज का और चेनाब का। अब आगे जो ये नदी है इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम सतलुज है। इसका नाम सतलुज है, यानी कि जल लेके जाती है आगे सतलुज। सतलुज जल लेके जाती है, और फिर इस पूरे पंचतंत्र का जल लेके किसको सौंप देती है? सिंधु को। कहां पर? मिठानकोट में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि सिंधु नदी को पूरे पंचतंत्र का जल कहां पे प्राप्त होता है? तो मिठानकोट में प्राप्त होता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे यहां पर। और फिर उसके बाद सिंधु नदी कराची के समीप अरब सागर में जा गिरती है। यहाँ पे माउथ ऑफ इंडस है, सिंधु का मुहाना है। तो इतनी सी बातें आपने याद रखनी है। ये था आपका सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है। मैंने गार्ज बताए आपको, सारी नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। तो जो फेमस गार्ज है, एक तो आपने सिंधु का याद रखना है, बूंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद झेलम है पीर पंजाल के समीप गार्ज का निर्माण करती है। जो चेनाब है वो किश्तवाड़ के समीप गार्ज का निर्माण करती है। और जो रावी है वो निर्माण करती है आपकी धौलाधार श्रेणी पढ़ाई थी मैंने, उसके समीप गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? रावी। और धौलाधार के ही समीप दो स्थान है, काती और लारगी। काती और लारगी, वहां पर गार्ज का निर्माण करती है व्यास नदी। और ये सतलुज नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। तो ये गार्ज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा? उसके बाद है ना, इससे अलावा भी कुछ सहायक नदियां हैं इसकी सिंधु की। जैसे आपकी ये छोटी छोटी हो गई, एक तो नुब्रा हो गई, शोक हो गई, हुंजा हो गई, जास्कर हो गई, तोची हो गई, गुर्रम हो गई, स्यांग हो गई। ये जो मैं बता रहा हूं ये लिख लो। ठीक है, तोची है, गुर्रम है, स्यांग है, जास्कर है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, छोटी छोटी। उसके बाद यहां से अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु की दो प्रकार की सहायक नदियां बनेंगी यहां से। ठीक है, एक तो ऊपर से ये आ गई राइट बैंक, ये आ गई आपकी लेफ्ट बैंक। इन लेफ्ट बैंक में दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? दो प्रकार की सहायक नदियां होती है। एक होती है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, और एक है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। सिंधु की सबसे बड़ी और सबसे लंबी, दोनों में फर्क है। देखो, बड़ी का मतलब है जिस नदी में जल की मात्रा बहुत ज्यादा है उसको बोला जाता है बड़ी सहायक नदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। एक है लंबी सहायक नदी, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो जो लॉन्गेस्ट है वो लंबाई के आधार पे है, और जो आपकी लार्जेस्ट है वो जल की मात्रा के आधार पे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो देखो, आप यहां से देख के बता सकते हो सबसे लंबी, सबसे ज्यादा दूरी किस नदी ने तय की है? सबसे ज्यादा दूरी तय की है किसने? यहाँ पे सतलुज ने तय की है। देखो, सतलुज भारत के भी बाहर से आ रही है। सतलुज नदी भारत के भी बाहर से आ रही है, और इतनी लंबी दूरी तय करते हुए यहाँ पे इसमें मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, तो चेनाब हो जाएगी ना। सिंपल सी बात है। देखो, चेनाब, चेनाब में अपना तो जल है ही, और साथ में झेलम का भी जल ले रखा है, ऊपर से नीचे से रावी का भी जल ले रखा है चेनाब में। तो चेनाब अपने आप में बहुत बड़ी नदी बन जाती है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी कौन सी? चेनाब। तो ये था आपका सिंधु रिवर सिस्टम।
उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका सिंधु नदी तंत्र से है या और किसी भी क्लास से है, या जो भी आपका डाउट रहता है क्लास में, जरूर आप कमेंट किया करो, जरूर आपको जवाब मिलेगा। तो इस क्लास में बस बातें इतनी रखते हैं। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। और लास्ट में मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, छोटी सी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक कहानी सुनाता हूं कि आपकी सोच का ही खेल है सारा, लेडीज एंड जेंटलमैन, सारा ही खेल आपकी सोच का है। ठीक है, तो कहानी क्या है, एक बार है ना एक कुमार, वो बना रहा था, क्या बना रहा था, चिलम बना रहा था। समझते होंगे आप चिलम क्या होती है, चिलम बना रहा था मिट्टी की। तो जैसे ही वो उसने चिलम बना के तैयार की थी, उस चिलम को उसने तोड़ दिया, उस चिलम को उसने तोड़ दिया और वो उससे कुछ दूसरी चीज बनाने लगा। जैसे ही उसने उस चिलम को तोड़ा तो उस मिट्टी के अंदर से आवाज आई कि ये आप क्या कर रहे हो, कि ये आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप मेरे को चिलम बना रहे थे, अब आप मेरे को कुछ और बना रहे हो। तो कुमार कहता है अब मैं आपको सुराही बना रहा हूं, अब मैं आपको सुराही बना रहा हूं। बोले क्यों, क्योंकि मेरी सोच बदल गई। कुमार ने कहा कि क्योंकि मेरी सोच बदल गई। तो मिट्टी ने क्या जवाब दिया, मिट्टी ने जवाब दिया कि जनाब आपकी तो सोच बदली है, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। आपकी एक इस छोटी सी सोच से मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। तो कुमार पूछता है कैसे बदल गया। बोली ऐसे बदल गया कि अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरे को भी जलाती, और अब मैं सुराही बन रही हूं तो खुद भी शीतल रहूंगी और जो मेरा प्रयोग करेगा उसको भी शीतल रखूंगी, उसको भी ठंडा रखूंगी। तो समझ में आई है कहानी, यानी कि सोच बदलो तो आपके किनारे बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में सुनाई थी मैंने आपको बातें, ठीक है। तो सारा ही खेल आपकी सोच का है, सोच बदलो आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है 8 से 10 एक घंटे पढ़ाई किया करो, रोजाना पढ़ाई किया करो। सरकारी जो नौकरी है वो सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगती है, निरंतरता, बस रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी मांगती है। और दिशा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताई है ना बातें, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जैसे मैंने भारत का ही मैप में एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और उससे कहे कि तेरे को कश्मीर जाना है, यहां जाना है, उसको मान लो श्रीनगर, और उसका जो मुंह है उसकी दिशा नीचे की ओर है, यानी कि उसका जो फेस है वो कन्याकुमारी की तरफ है, क्या वो कभी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना कभी भी। यानी कि उसकी मेहनत का कोई वजूद नहीं है, भले ही वो कितने भी मेहनत कर रहा हो वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो यहां खड़ा है, उसको थोड़ी सी तो टर्न करना था अपनी डायरेक्शन को, तो बहुत जल्दी पहुंच पाता श्रीनगर या जम्मू कश्मीर, और मेहनत भी कम लगती। तो इसीलिए आपसे कहता हूं एक दिशा चुनो और जुट जाओ, एक दिशा चुनो और जुट जाओ, एक प्रेरक जीवन तैयार करो, एक प्रेरक जीवन तैयार करो। कदम तो सुदृढ़ हैं आपके हर पथ पर, के कदम तो सुदृढ़ हैं आपके हर पथ पर। अरे दुर्बल तो अपनी सोच से तुम हो, दुर्बल तो अपनी सोच से तुम हो। और क्या यूं ही थे, अरे क्या यूं ही थे जो अब तुम हो, जो अब तुम हो, जो अब तुम हो। चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।